नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के फेसबुक लाइव में और मेरा नाम है पूर्णिमा शर्मा। उम्मीद है आपको हमारे लाइव प्रोग्राम्स पसंद आ रहे होंगे और आप अपने फीडबैक भी इस फेसबुक पेज पर दे सकते हैं कि किस तरह के शो आप देखना चाहते हैं। अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप सवाल पूछ सकते हैं। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फ्रांस राष्ट्रपति चुनावों में एक बार इमैनुअल मैक्रोन एक बार फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं और फ्रांस के 20 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 2002 के बाद एक बार फिर 2022 में वही राष्ट्रपति दोबारा चुनकर आया है। इसके क्या मायने हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और फ्रांस के लिए भी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर आनंद प्रधान, जिन्हें आप अक्सर देश के अखबारों में जिनके लेख पढ़ते रहते होंगे और जिनको आप सुनते भी रहते होंगे। राष्ट्रीय चर्चाओं में अंतर्राष्ट्रीय विषय पर अपना जो विचार है वो साझा करते रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर आनंद प्रधान आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि श्रोताओं के भी प्रश्न इस चर्चा में आएंगे और हम उनको भी इसमें भागीदार बनाना चाहते हैं ताकि ये चर्चा एक तरह से सिर्फ हमारे और आपके बीच नहीं बल्कि हमारे श्रोताओं के साथ भी, हमारे दर्शकों के साथ भी हो। तो अगर फ्रांस की हम बात करें तो फ्रांस को ये कहा जाता है कि ये यूरोपियन संघ में, यूरोपियन यूनियन में सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है और सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। फ्रांस के लिए इमैनुअल मैक्रोन का दोबारा चुना जाना यूरोप के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों ब्रसेल्स में इसकी खुशियां मनाई जा रही हैं? क्यों जो नेता है, चाहे अमेरिका है चाहे यूरोप है, वो फ्रेंच इलेक्शंस को लेकर चिंतित थे, अब शायद उन्होंने राहत की सांस ली है, ऐसा क्यों है? बताइए प्रोफेसर आनंद प्रधान। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फ्रांस के चुनावों पर पूरी दुनिया की और लेकिन खास करके अमेरिका और यूरोप की निगाहें लगी हुई थीं और निश्चित तौर पर इस नतीजे से वॉशिंगटन से लेकर के ब्रसेल्स तक और ज़्यादातर पश्चिमी देशों में उनके राष्ट्राध्यक्षों ने, राजनेताओं ने, खास करके जो उदार मध्यमार्गी लिबरल पार्टियां हैं उन्होंने जरूर राहत की सांस ली होगी। अन्यथा उनकी नींद उड़ी हुई थी पिछले कुछ सप्ताहों से। खास करके एक ऐसे मौके पर यह चुनाव हो रहा था जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया हुआ था और ये युद्ध अभी पिछले 2 महीने से जारी है। और उस युद्ध के कारण खास करके पूरे यूरोप में एक तो यूक्रेन से बड़ी संख्या में शरणार्थी निकल करके यूरोप के दूसरे देशों में जा रहे हैं और दूसरी तरफ पूरा यूरोप एक तरह से कहें तो जो रूस की गैस और पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर था। और ये एक बड़ा सवाल था कि रूस के खिलाफ जो सैंक्शन लगाए गए थे, जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उसके बाद पूरी दुनिया में भी और खास करके यूरोप में पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमत बढ़ी है, मुद्रास्फीति की दर कोविड के तुरंत बाद जिस तरह से इकोनॉमी में रिवाइवल हो रहा था उसके बाद से मुद्रास्फीति की दर भी बहुत बढ़ी हुई थी। और ये सारे मुद्दे इतने महत्वपूर्ण बन गए थे इस चुनाव में, इसके कारण सबकी निगाहें लगी थी। और सबसे बड़ी जो बात थी, जो सबसे बड़ी चिंता थी वॉशिंगटन से लेकर के ब्रसेल्स तक में, वो ये थी कि इस चुनाव में पहली बार धुर दक्षिणपंथी नेता मरीन ली पेन, जो नेशनल रैली पार्टी के नेता हैं, वो पहली बार बिल्कुल एक तरह से चुनाव जीतने के करीब दिखाई पड़ रही थी। जो ओपिनियन पोल के रुझान, कुछ ओपिनियन पोल के रुझान तो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट बता रहे थे, जिसमें 51% इमैनुअल मैक्रोन को और करीब 49% वोट मरीन ली पेन को मिलता हुआ दिख रहा था। और इसके कारण सबकी नींदें उड़ी हुई थी और सबको ये लग रहा था, खास करके वॉशिंगटन से ब्रसेल्स तक को, कि मरीन ले पेन जीत जाती हैं। तो मरीन ली पेन के बारे में माना जाता है कि वो एक तरह से यूरोसेप्टिक हैं, मतलब वो यूरोपीय संघ को बहुत महत्व नहीं देती हैं। वो मानती हैं कि फ्रांस को ज्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए, उनको लगता है। और यूरोप के बहुत सारे देशों में ऐसे पॉपुलिस्ट लीडर हैं, धुर दक्षिणपंथी नेता हैं, जो मानते हैं कि यूरोपीय संघ के जो नियम हैं, जो कानून हैं, वो राष्ट्र राज्यों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। एक तरह से यूरोपीय संघ के कानूनों के मुताबिक देशों को चलना पड़ रहा है। और जिस तरह से आपको ध्यान होगा कि अमेरिका में एक समय आपको याद होगा कि जब ट्रंप जीते थे तो उन्होंने कहा था अमेरिका फर्स्ट,
और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इसी तरह की राजनीति लेकर के मरीन ले पेन बढ़ रही थी और ऐसा लगता था कि कहीं वो यूरोपीय संघ से फ्रांस को बाहर न ले आए। और अगर ऐसा होता तो अब जैसा कि जानती हैं कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने यानी ब्रेग्जिट के बाद एक तरह से यूरोपीय संघ के आइडिया पर सवाल लगने शुरू हो गए थे, सवाल उठने शुरू हो गए थे। और अगर फ्रांस भी इससे बाहर निकल जाता तो निश्चित तौर पर यह एक तरह से यूरोपीय संघ को आईसीयू में पहुंचाने जैसी बात होती, एक तरह से मरणांतक झटका हो सकता था। यही नहीं, मरीन ले पेन के बारे में ये कहा जाता है कि वो नाटो को लेकर के भी बहुत सहमत नहीं है। वो मानती है कि फ्रांस को अपनी ताकत पर, अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, और वो मानती है कि नाटो पर अमेरिका का ज्यादा एक तरह से वर्चस्व है और उससे वो विड्रॉ करने की भी बात करती रही है। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण, जिसको मैक्रोन ने सबसे बड़ा चुनाव का मुद्दा बनाया, वो ये था कि मरीन ले पेन का संबंध रूस से और खास करके राष्ट्रपति पुतिन से है। और ये आरोप लगे मरीन ले पेन पर कि उनकी पार्टी ने चुनावों में प्रचार के लिए, कैंपेनिंग के लिए, पार्टी चलाने के लिए रूसी चेक बैंक से कर्ज भी लिया था, करीब $20 मिलियन के आसपास। तो ये भी कहा जा रहा था और इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया पिछले कुछ दिनों में, जिसके कारण एक तरह से कहा जा रहा था कि अगर वो फॉरेन पॉलिसी को रूस समर्थक ले बनाती। हालांकि मरीन ले पेन का कहना है कि वो पिछले कुछ दिनों से वो रूस की आलोचना भी कर रही हैं, पुतिन की आलोचना भी कर रही थी, लेकिन उनका ये कहना था कि, और ऐसा बहुत सारे लोग यूरोप में और दुनिया के और देशों में मानते हैं, कि हाल के दिनों में जिस तरह से नाटो का विस्तार हुआ और उसके कारण रूस ने जिस तरह से यूक्रेन पर हमला किया और रूस और चीन जिस तरह से पास में आए हैं, तो मरीन ले पेन का कहना है कि इन नीतियों के कारण रूस और चीन ज्यादा नजदीक आ गए हैं और ये एक तरह से खतरनाक चीज है। और वो ये कह रही थी कि हमें एक तरह से रूस के ज्यादा करीब आना चाहिए, रूस को चीन से अलग हटाने की कोशिश करनी चाहिए। तो इन सब चीजों को लेकर के एक तरह से वॉशिंगटन से लेकर के ब्रसेल्स तक में तमाम नेताओं की नींद उड़ी हुई थी। और ये पहली बार था, अनप्रेसिडेंटेड था, एक तरह से ऐसा कभी नहीं हुआ कि तीन राष्ट्राध्यक्षों ने, फ्रांस के चांसलर सोल्ज और पुर्तगाल और स्पेन के प्रधानमंत्रियों ने एक संयुक्त लेख लिखा जो यूरोप के कई अखबारों और फ्रांस का जो सबसे बड़ा अखबार है लमांद में छपा, जिसमें उन्होंने नाम तो नहीं लिया इमैनुअल मैक्रों और मरीन ले पेन का, लेकिन साफ साफ संकेत था कि इस मौके पर फ्रांस के वोटरों को, मैक्रों को और मैक्रोन की जो नीतियां हैं, जो प्रो यूरोप होनी चाहिए, यूरोप को इकट्ठा करने के लिए होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, उसके पक्ष में वोट करना चाहिए। तो एक तरह से इससे लगता है कि यूरोप में फ्रांस के इस चुनाव को लेकर के कितनी चिंता थी और ये इस मामले में ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे और इसीलिए यूरोप में और वॉशिंगटन में और एक तरह से पूरी दुनिया में लोगों ने राहत की सांस ली है। जी, तो कई परिवर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं इन फ्रेंच इलेक्शंस के बाद। हमने चीज़ें देखे जो इमैनुअल मैक्रों का दोबारा चुना जाना और जैसा कि हमने बार बार कहा है कि ये फ्रांस के 20 साल के इतिहास में 2 दशक में पहली बार हुआ है कि 2002 के बाद एक बार फिर वही राष्ट्रपति चुनकर दोबारा आए। और अगर हम मरीन ले पेन की बात करें तो जैसे हमने बताया कि वो मॉस्को के ज़्यादा करीब मानी जाती है, पुतिन एडमायरर मानी जाती है। उनकी पर्सनालिटी की बात की जाए तो वो फार राइट कही जाती है और विचारधारा से, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने 3 बार से जब वो इलेक्शन राष्ट्रपति की लड़ रही हैं तो उन्होंने, उनकी वोट परसेंटेज जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में अगर हम इमैनुअल मैक्रों की बात करें तो 44 साल के वो हैं, दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं और सबसे यंगेस्ट फ्रांस के प्रेसिडेंट बने जब इससे पहले 2017 में बने। तो इस ऐसे में अब उनकी जो पर्सनालिटी वो धीरे धीरे उभर कर और मैच्योर होती जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि पहले के मुकाबले 2017 से लेकर अब तक, और अब एक तरह से वो एक यूरोप के लीडर के तौर पर उभर रहे हैं, क्योंकि जैसे एंजेला मर्केल जर्मनी की चांसलर थी, उनका व्यक्तित्व बहुत बड़ा था, लेकिन उसके बाद एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। उसको भरने के लिए किसी की ज़रूरत थी। अब फ्रांस जितनी बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी ईयू की मिलिट्री पावर है और सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है ईयू की, तो ऐसे में एक यूरोप जो है वो एक लीडर को ढूंढ रहा था। शायद इमैनुअल मैक्रों में वो लीडर उन्हें मिलेगा।
मुझे लगता है कि ये कहना थोड़ी अभी जल्दबाजी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि यूरोप में इस समय एक लीडरशिप वैक्यूम है, खास करके एंजेला मर्केल के सीन से हटने के बाद से। और निश्चित तौर पर इस दौरान मैक्रोन एक स्टेट्समैन की तरह से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे देखिए कि रूस ने जब हमला किया यूक्रेन पर, तो उस हमले को रोकने के लिए सबसे ज्यादा बार अगर किसी ने प्रयास किया तो इमैनुअल मैक्रोन ने किया। इमैनुअल मैक्रोन लगातार एक तरह से राष्ट्रपति पुतिन से बात कर रहे थे, वो मॉस्को के दौरे पर भी गए और उन्होंने कोशिश की आखिरी दम तक कि ये किसी तरह से रूस को रोका जा सके। तो एक मामले में ये माना जा रहा था कि इमैनुअल मैक्रोन ने काफी कुछ अपना दांव पर लगाया था रूस को रोकने के मामले में। यही नहीं, उन्होंने थोड़ा एक तरह से ऑटोनोमस और स्वतंत्र विदेश नीति भी अपनाने की कोशिश की। आपको ध्यान होगा कि फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो समझौता था पनडुब्बी खरीदने को लेकर के, उस मामले में जब अमेरिका से अचानक ऑस्ट्रेलिया ने समझौता कर लिया तो फ्रांस उस पर इतना नाराज हुआ कि उसने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दोनों जगह से अपने राजदूत वापस बुला लिए थे। एक समय ऐसा लगा कि वॉशिंगटन के साथ फ्रांस के संबंध बहुत खराब हो रहे हैं। तो इन सब को देखते हुए एक नेता के रूप में, एक इंडिपेंडेंट नेता के रूप में जरूर मैक्रोन उभरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि इस चुनाव में मैक्रोन की जो जीत है वो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि ओपिनियन पोल कह रहे थे कि बहुत नजदीकी मुकाबला है, उतना नजदीकी मुकाबला नहीं दिखाई पड़ा नतीजों में। और ऐसा दिख रहा है कि करीब 17-18% के आसपास दोनों के बीच वोटों का अंतर है। लेकिन यहां पर गौर करने की बात है कि 2017 की तुलना में इमैनुअल मैक्रोन की जीत का अंतर आधा रह गया है, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा वो बहुत सही बात कही कि मरीन ले पेन की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। और मरीन ले पेन ने इस बीच अपनी राजनीति को, जो बहुत ही फार राइट, एक तरह से धुर दक्षिणपंथी राजनीति वो करती रही हैं, इमिग्रेंट्स पर हमला बोलना, उनकी आलोचना करना, केवल नेटिव फ्रांसीसियों को सारे अधिकार और उनको पहली प्राथमिकता देने की बात करना, या जो वहां मुस्लिम एक तरह से कहिए सिटीजन्स हैं, क्योंकि फ्रांस में पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। और 2015 के बाद जिस तरह से वहां एक तनाव बढ़ा है, तो उस तनाव को बढ़ाने में भी और उसका फायदा उठाने में भी मरीन ले पेन आगे रही हैं। लेकिन हाल के कुछ दिनों में उन्होंने इन जो एक तरह से कहिए कि बहुत ज्यादा विभाजक मुद्दे थे, उनसे थोड़ा सा दूरी रखते हुए अपनी एक मॉडरेट छवि बनाने की कोशिश की कि जो रोजी रोटी के सवाल हैं, घर गृहस्थी के सवाल हैं, जो लोगों की आय कैसे बढ़ाई जाए, इस तरह के सवालों पर फोकस करने की कोशिश की। लेकिन उनका जो बैकग्राउंड है, उनकी जो हिस्ट्री है, उसको लोग अभी भूले नहीं हैं। और इस कारण इस चुनाव में हम ये कहें कि मैक्रोन की जीत में आधा योगदान खुद मैक्रोन का, पर आधा योगदान यह है कि लोग मरीन ले पेन किसी तरह से जीत ना जाए, इसलिए उनके खिलाफ वोट करने वाले लोग भी इकट्ठा हुए हैं। मैक्रोन ने खुद अपने भाषण में, जो विजय के तुरंत बाद उन्होंने भाषण दिया, उसमें कहा कि मैं जानता हूं कि मुझे ऐसे बहुत सारे लोगों ने वोट दिया है जो मेरी नीतियों से सहमत नहीं है, मेरी राजनीति से सहमत नहीं है, पर वो जिस तरह का एक धुर दक्षिणपंथी बाढ़ जैसी चीज आ रही थी, उस लहर को रोकने के लिए उन्होंने बैरिकेड बनाने की कोशिश की, एक डैम बनाने की कोशिश की है। और मैं उन लोगों का ध्यान रखूंगा, उनकी भावनाओं का ध्यान रखूंगा। तो मुझे लगता है कि मैक्रोन की जीत में एक बड़ा हिस्सा उन वोटरों का भी है जो मैक्रोन से सहमत नहीं है, मैक्रोन के कटु आलोचक हैं, लेकिन मरीन ले पेन से के उससे भी ज्यादा कटु आलोचक हैं। और मरीन ले पेन को हराने के लिए वो मैक्रोन के साथ खड़े हुए इस चुनाव में। तो एक तरह से मैं ये कहूंगा कि मैक्रोन की जीत हुई है, कंफर्टेबल जीत हुई है। इसके बावजूद मैक्रोन की जो पॉलिटिकल कैपिटल है, उनकी जो राजनीतिक पूंजी है, वो जरूर घटी है। और उनको दूसरा जो टर्म है वो जरूर जीते हैं, और उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है पिछले 2 दशक में। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो पहले जैक शिराक के बाद दूसरे राष्ट्रपति हैं जिनको दूसरा टर्म मिल रहा है। लेकिन क्या ये दूसरा टर्म उनके लिए पहले टर्म की तरह होगा? कई चुनौतियां जाहिर तौर पर होंगी इमैनुअल मैक्रोन के लिए इस जीत के बाद। लेकिन अगर हम बात करें वोट परसेंटेज की, तो इमैनुअल मैक्रोन को जो वोट मिले वो
58.55 यानी कि, और मरीन ली पेन को जो वोट परसेंटेज थी वो 41.45। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि वोट परसेंटेज मरीन ली पेन का पिछले 3 बार के जो टर्म, उन्होंने 3 बार जो इलेक्शन लड़े उसमें उनका धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में ये जो करीब 42% फ्रांस के जो वोट पड़े, वो जनता जो है वो इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ भी है। तो चुनौतियाँ बड़ी है इमैनुअल मैक्रोन के लिए, और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि फ्रांस एकदम डिवाइडेड है। बिल्कुल आपने कहा, सही कहा कि पहली बार पूरे यूरोप को ये चौंकाने वाली बात है कि एक धुर दक्षिण पंथी पार्टी को, जो आमतौर पर 10 से 15%, 18% वोट के नीचे रहती थी, उस पार्टी को पहली बार मरीन ली पेन ने पहली बार, पिछली बार 2017 में 33% तक और इस बार 42% तक पहुंचा दिया। यानी हर 10 वोटर में 4 वोटर एक तरह से धुर दक्षिणपंथी राजनीति के समर्थन में खड़ा है। ये अपने आप में बहुत चौंकाने वाली बात है, और यहां हमें ये गौर करने की बात है कि एक तरह से धुर दक्षिणपंथी राजनीति की हार जरूर हुई है, लेकिन मरीन ली पेन ने इसको हार की तरह नहीं देखा है। इसमें 2 चीजें मैं यहां पर कॉशन के तौर पर रखना चाहता हूं। वो ये है कि एक तो देखिए कि अब ये दूसरा टर्म है मैक्रोन के लिए। मैक्रोन की पार्टी, उन्होंने नई पार्टी बनाई रिपब्लिक ऑन द मूव, और रिपब्लिक ऑन द मूव एक ऐसी पार्टी के रूप में उभरी है जिसने जो ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक वहां की सत्तारूढ़ पार्टियां रही हैं, जो पिछले 40 सालों से, 50 सालों से वहां की राजनीति में छाई हुई थी, चाहे वो सोशलिस्ट पार्टी रही हो या चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी रही हो, जो एक तरह से कहिए मध्य दक्षिण और मध्य वाम पार्टियां, वो दोनों बिल्कुल साफ हो गई हैं, और उनकी जगह एक तरह से मैक्रोन की पार्टी ने ले ली है। अब मैक्रोन के बाद कौन? मैक्रोन तो अब 5 साल का उनका टर्म है, 5 साल के बाद उनकी जगह कौन आएगा? नंबर 1 सवाल तो ये है। अभी कोई ऐसा नेता दिख नहीं रहा है, और मरीन ली पेन एक तरह से बड़ी नेता के रूप में उभर के आ गई है। उनके पास 42% वोट भी है, और एक तरह से वो इंतजार करेंगी कि ये दूसरे टर्म में मैक्रोन फेल हो, क्योंकि जिस तरह की चुनौतियां हैं उसमें उनका सिर्फ ये इंतजार करना है कि मैक्रोन फेल हो, नाकाम हो, और उसका फायदा उठा करके वो अगला चुनाव जीतने की कोशिश करेंगी। तो एक तरह से वो 3 बार से हारती आ रही हैं, पर वो चौथी बार भी क्या अनलकी रहेंगी ये अभी कहना मुश्किल है। आने वाले 5 सालों में राजनीति किस तरह से बदलेगी ये बताना भी मुश्किल है, लेकिन निश्चित तौर पर एक तरह से कहें तो धुर दक्षिणपंथी राजनीति को नॉर्मलाइज करने में, उसको मेन स्ट्रीम बनाने में, क्योंकि अभी तक धुर दक्षिणपंथी राजनीति को, खास करके नेशनल रैली को, एक तरह से फ्रिंज ताकत माना जाता था, लेकिन अब वो फ्रिंज नहीं है, वो मेन स्ट्रीम पार्टी हो चुकी है। फ्रांस की एक बड़ी पोल पोजीशन में आ गई है, पार्टी है। तो ये आने वाले समय में उस पर जरूर निगाह रखी जाएगी। और जो तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ 2 महीने बाद जून में संसदीय चुनाव होने जा रहे हैं, और पार्लियामेंट्री इलेक्शन में निश्चित तौर पर, जैसा कि मरीन ली पेन ने संकेत किया है, कि वो पूरी ताकत लगाएंगी, और वो ये कह रही हैं कि फ्रांस के लोग मैक्रोन को रोकना चाहते हैं, उन पर अंकुश लगाना चाहते हैं, और इसी नारे के साथ वो चुनाव में जाएंगी। वो कोशिश करेंगे कि मैक्रोन की पार्टी को संसद में जो अभी बहुमत है वो बहुमत न रह जाए, और वहां पर अगर बहुमत नहीं मिलता है तो एक तरह से मैक्रोन की जो प्रेसिडेंसी है वो लैम डक प्रेसिडेंसी होकर के रह जाएगी, क्योंकि अगर पार्लियामेंट्री बहुमत नहीं है तो आपके लिए सरकार चलाना और फ्रांस को एक रास्ते पर ले जाना, जो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक डिवाइडेड हाउस हो गया फ्रांस, एक विभाजित समाज हो गया है, जहां कई तरह के तनाव और फॉल्ट लाइंस खुल गई हैं, उसके बीच निश्चित तौर पर मैक्रोन के लिए सरकार चलाना मुश्किल होगा। तो ये 3 तात्कालिक सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं मैक्रोन के सामने, जो मरीन ली पेन ने रखी हैं। और मरीन ली पेन के हारने के बावजूद ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि एक तरह से धुर दक्षिणपंथी राजनीति का सफाया हो गया है, बल्कि वो, मैं ये कहूंगा कि उसका मेन स्ट्रीमिंग हुई है, एक तरह से वो नॉर्मलाइज हो गई है फ्रांस की राजनीति में भी और यूरोप की राजनीति में। जी बिल्कुल, जिस तरह मरीन ली पेन कह रही हैं कि हम विपक्ष में तो है ही, और मरीन ली पेन की जो इमेज है, जिस तरह कह रहे हैं कि उसका फॉर राइट विजन है, पेट्रियट है और नेशनलिस्ट है उसकी इमेज, और दूसरी तरफ अगर हम इमैनुअल मैक्रोन की बात करें तो उनके लिए कहा जाता है सेंट्रिस्ट है, ईयू ऑब्सेस्ड है, एलिटिस्ट है। ऐसे में अब
फ्रांस में ने एक बार 5 साल के लिए अपना राष्ट्रपति चुन लिया है दोबारा, मैक्रोन को। तो उनके सामने कई चुनौतियां हैं, चाहे महंगाई को लेकर है और चाहे इकोनॉमी को बेहतर करने की उनके सामने चुनौतियां होंगी। बहुत सारी जो चैलेंजेस हैं फ्रांस के सामने, उस पर हमने बात की। तो डोमेस्टिक लेवल स्तर पर क्या किस तरह की चुनौतियों का फ्रांस को सामना करना होगा, मैक्रोन को किस तरह के जो चैलेंजेस हैं उन्हें फेस करना होगा? देखिए, मैक्रोन को जो सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है इस समय वो ये है कि जो फ्रांस के अंदर अर्थव्यवस्था में जरूर सुधार हुआ है, अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है थोड़ी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, एक स्टार्टअप कल्चर शुरू हुआ है मैक्रोन के आने के बाद। लेकिन इसके साथ दूसरा पक्ष भी ये है जिसके बारे में कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के जो लूजर्स हैं, यानी खास करके जो वर्किंग क्लास है और लोअर मिडिल क्लास है, वो एक तरह से लूजर है। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की जो पिछले 5 साल में नीतियां रही, वो कह के तो चुनाव में 2017 ये जीते थे कि मैं न लेफ्ट हूं और न मैं राइट हूं, एक तरह से उन्होंने सेंट्रिस्ट पोजीशन ली थी। लेकिन पिछले 5 साल में जो उनकी आर्थिक नीतियां रही, जो उनकी सामाजिक नीतियां रही, वो सेंटर राइट थी। एक तरह से ऐसा लगता है कि ये बहुत सोचा समझा चॉइस था मैक्रोन का कि जब आपको फार राइट से लड़ना है तो आप फार राइट से लड़ने के लिए, एक तरह से धुर दक्षिणपंथ से लड़ने के लिए थोड़ा दक्षिणपंथी झुकाव करके उनकी तरफ ही जाए। तो एक तरह से उन्होंने उस तरफ जो झुके, उसका नतीजा ये हुआ है कि जो उन्होंने जिस तरह के टैक्स कट किए, उसके कारण कहा जा रहा है कि वो अमीर परस्त हैं। उस टैक्स कट का फायदा यंग लोगों को नहीं मिला, यंग प्रोफेशनल्स को नहीं मिला। दूसरा, उन्होंने जो पेंशन रिफॉर्म का प्रपोज किया कि 65 साल से उसको घटा करके 62 साल करने की बात वो कर रहे हैं, इसको लेकर के बहुत नाराजगी है वर्किंग क्लास में। और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गैर बराबरी बहुत बढ़ी है फ्रांस में। तो इस बढ़ती हुई गैर बराबरी को लेकर के भी फ्रांस में बहुत नाराजगी है। और आपको याद होगा कि जब 2018 के बाद जो पेट्रोलियम प्राइसेस पर जो हायर टैक्स लगाए गए, फ्यूल टैक्स बढ़ाया गया, उसके पीछे ग्रीन पॉलिसीज भी थी, यूए का दबाव भी था। उसके बाद से पूरे फ्रांस में इकोनॉमिक जस्टिस को लेकर के एक तरह से जो भूमंडलीकरण के जो लूजर्स हैं उनकी तरफ से जो येलो वेस्ट प्रोटेस्ट शुरू हुए और बहुत ही वायलेंट, मतलब फ्रांस के इतिहास के हाल के वर्षों में, हाल के दशकों में ऐसा वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं देखा गया। उस तरह के प्रोटेस्ट बढ़े और पिछले 4 सालों से वो प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि इमैनुअल मैक्रोन के सामने जो 3-4 सबसे बड़ी चुनौतियां रहने वाली हैं। पहली तो अर्थव्यवस्था ही उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती यह है कि जो रूस और यूक्रेन के युद्ध के जारी रहने से फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं, गैस प्राइसेस बढ़ रही हैं और उसके कारण लोगों की परचेजिंग पावर कम हो रही है, उनकी आय घट रही है। तो उनको इसको कैसे टैकल किया जाए। और युद्ध ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि पिछले 60 दिन गुजर गए हैं और अभी भी युद्ध बंद होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो जितना लंबा युद्ध चलेगा उतनी ही ज्यादा मुद्रास्फीति के बढ़ने, गैस की प्राइसेस के बढ़ने और लोगों के बीच में बेचैनी के बढ़ने के कारण होंगे। तो इसको वो कैसे टैकल करते हैं। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होगा वो गैर बराबरी को दूर करने का सवाल है। चौथा जो सवाल है कि टैक्स रिफॉर्म और जो पेंशन रिफॉर्म जैसे उनके प्री सवाल हैं, उन पर वो क्या आगे फैसला करते हैं, किस तरफ जाते हैं। और पांचवी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सोशल टेंशन है, जो इमिग्रेशन का सवाल है, तो आप्रवासियों को लेकर के उनकी क्या नीति रहती है। छठा जो सवाल है कि जो मुस्लिम समुदाय है वहां पर समूह है, उनके अंदर भी बहुत बेचैनी है और उनको भी लगता है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको एलिनेट किया जा रहा है, उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है और उनकी जो बेचैनी है वो एक अलग तरह का सोशल टेंशन क्रिएट कर रही है। तो इन सब को मैक्रोन कैसे हैंडल करते हैं और खास करके तब जब उनके पास सेकेंड टर्म में पॉलिटिकल कैपिटल अब कम है। उनको ये याद रखना पड़ेगा कि उनकी जो जीत है उस जीत में ऐसे वोटर्स का हिस्सा बहुत है जो उनकी नीतियों से सहमत नहीं है। तो जाहिर है कि वोट तो उन्होंने दे दिया मरीन ली पेन को हराने के लिए कि लेकिन वो आपकी नीतियों में आपका समर्थन नहीं करेंगे। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इमैनुअल मैक्रोन के लिए आने वाले दिन बहुत आसान नहीं है, मुश्किल भरे हैं।
दूसरा टर्म एक तरह से माना जाता है कि पहला टर्म एक तरह का हनीमून जैसा होता है, लेकिन दूसरा टर्म में रियलिटी आपको एक तरह से हिट करती है। तो ये रियलिटी अब उनको हिट कर रही है। बिल्कुल, जिस तरह से अगर उनके लिए चैलेंजिंग होने वाला है तो रिजल्ट आने के बाद ही दिखने लगा। जिस तरह प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट आए फ्रांस में, उसके बाद आपने देखा होगा कि वहाँ प्रोटेस्ट शुरू हो गए, और प्रोटेस्ट भी ऐसे कि वायलेंट प्रोटेस्ट हैं पेरिस में और जगहों पर फ्रांस में। तो जो कहा जा रहा है कि ये जो 42% लोग हैं जिन्होंने वोट किया है मरीन ले पेन के लिए, वो एक तरह से इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ हैं। तो डिवाइडेड है फ्रांस, एक तरह से कहा जाए। उसको यूनाइट करना इमैनुअल मैक्रोन के लिए एक चुनौती होगी। साथ ही फूड और फ्यूल के प्राइसेस पे हमने बात की कि वो वहाँ फ्रांस में जो बढ़ रहे हैं वो लोगों के लिए एक लोगों में असंतोषों से लेकर, और साथ ही इकोनॉमी को, फाइनेंसेस को देश के वो बेहतर करना होगा मैक्रोन को, और इसके अलावा कई सारी चुनौतियों से जूझना होगा। तो जिस तरह प्रोटेस्ट की हमने बात की प्रोफेसर आनंद प्रधान, तो प्रोटेस्ट इतने क्यों ज़्यादा दिखाई दिए, इतने वायलेंट प्रोटेस्ट, वो भी रिजल्ट आने के बाद? उसकी एक वजह तो ये है कि एक तरह से चुनावों में जिस तरह का पोलराइजेशन था इस बार, तो जितना शार्प पोलराइजेशन था उसमें जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस आपके फॉलोअर्स में बढ़ जाती है। और दूसरा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फ्रांस इस समय एक डिवाइडेड घर की तरह है, जहां पर बिल्कुल साफ रेखा दिखाई पड़ रही है कि एक तरफ फार राइट है और दूसरी तरफ सेंट्रिस्ट और लिबरल और लेफ्ट फोर्सेस हैं। तो इनके कारण इसमें कोई मीटिंग ग्राउंड नहीं दिखाई पड़ रहा है। चुनाव ने इस फॉल्ट लाइन को और बढ़ा दिया है। तो निश्चित तौर पर एक तरह का जो फ्रस्ट्रेशन है वो एक सड़कों पर निकलेगा। मैक्रोन की जीत से जहां कुछ लोग खुश हैं, वहीं कुछ लोग बहुत निराश हैं और गुस्से में हैं। तो ये अलग अलग रूप में निकलेगा। और जैसा कि हमने देखा पिछले कुछ वर्षों में फ्रांस में बहुत वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक तरह से फ्रांस एक बहुत ही चर्निंग से गुजर रहा है। जैसा मैंने कहा कि वहाँ की जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज थी वो पूरी तरह से कोलैप्स कर गई। जो पिछले जो फिफ्थ रिपब्लिक कहा जाता है फ्रांस में, जो ये 5वां गणतंत्र चल रहा है अभी, वो पिछले 50-60 सालों में फ्रांस में इस तरह का कभी नहीं देखा गया कि जो वहाँ की ट्रेडिशनल रूलिंग पार्टीज थी वो पूरी तरह से साफ हो जाए, पॉलिटिकल सीन से गायब हो जाए। तो ये सब बताता है कि फ्रांस के अंदर राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी एक चर्निंग चल रही है। उस चर्निंग के पीछे आर्थिक कारण भी है, सामाजिक कारण भी है, सांस्कृतिक कारण भी है, धार्मिक कारण भी है। तो इन सब कारणों से मिलकर के फ्रांस में जो एक जिस तरह का वो समाज है विविधतापूर्ण, और जिस तरह से उसमें आप्रवासियों की और मुस्लिम नागरिकों की जगह है, इन सब को लेकर के एक तरह से बेचैनी है। युवाओं में बेचैनी है, वर्किंग क्लास में बेचैनी है। और किस तरह से एश्योर करते हैं मैक्रोन इन लोगों को, और किस तरह से जो मरीन ली पेन के जो वोटर्स हैं उस तक रीच आउट करने की कोशिश करते हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनके साथ एक ब्रिज बनाने की कोशिश करते हैं, ये देखना अभी बाकी है। क्योंकि अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हैं और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस तक जाहिर है कि ये टेम्परेचर बढ़ा रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ से एक तैयारी है। मैक्रोन भी कोशिश करेंगे और वो तुरंत इस तरह के प्रचार में उतर भी गए हैं। एक तरह से उन्होंने जो विजय भाषण दिया उसका भी लक्ष्य यही था कि जो जून में होने वाले चुनाव हैं उन चुनावों में किस तरह से वो फिर बहुमत हासिल करें। और मरीन ली पेन भी किसी भी कीमत पर संसदीय चुनावों में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने से पीछे नहीं रहेंगे। और तीसरी जो इसमें तक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो धुर वामपंथ है, जिसके नेता जॉन लुक मेलेंसोन है, वो पहले से ही कह रहे हैं कि मैं अब प्रधानमंत्री बनने के लिए इस बार चुनाव लड़ रहा हूं। और एक तरह से उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। उनको 22% वोट मिले थे प्रेसिडेंशियल प्राइमरी में। तो मुझे लगता है कि इन सब के बीच में मैक्रोन के सामने जो चुनौती है कि इन सभी खेमों की तक कैसे वो पहुंचे और कैसे उनके साथ एक ब्रिज बनाए, कैसे वो एक लार्जर कोलिशन बनाए, और कैसे एक इस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज और सोशल पॉलिसीज को अडॉप्ट करें जो एक तरह से लोगों को इकट्ठा करने में मददगार हो, न कि उनके बीच विभाजन रेखा को और बढ़ाए। जी, तो कई मुद्दों पर हमने बात की। फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव हुए जिसमें इमैनुअल मैक्रोन दोबारा राष्ट्रपति बने हैं। अगले 5 साल के लिए फ्रांस की जनता ने उन्हें चुन लिया है। इसके क्या मायने हैं फ्रांस के लिए और अंतर्राष्ट्रीय जगत के लिए भी इसके क्या मायने, व्हाट डज इट मीन टू
फ्रांस एंड टू द वर्ल्ड, ये हमने डिस्कस किया इस चर्चा में और जानने की कोशिश की कि और जहाँ तक हमने बात की कि मारीन ले पेन को लेकर कि उन्होंने हार नहीं मानी है। उन्होंने कहा है कि जून के लिए मैं फिर से तैयार हूँ पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए, और एक पेट्रियट है जैसे कहा जाता है, फार राइट विजन है उनका, और क्लोज मानी जाती है मॉस्को के, पुतिन एडमायरर हैं। वहीं मैक्रोन के लिए हमने बात की कि उनके लिए उनकी इमेज से उन्हें शायद बाहर आना होगा, वो एलिटिस्ट इमेज जो है, और चाहे उन्हें सेंट्रिस्ट है, वो आइडियोलॉजी से ऐसा दिखता है उनकी, और कई चैलेंजेस हैं उनके सामने। और हमने चर्चा की कि विश्व के लिए इसका क्या मतलब है, अमेरिका की क्यों नज़र बनी हुई थी इस पर, और ब्राज़ील क्यों खुशियाँ मना रहा था मैक्रोन के दोबारा सत्ता में आने को लेकर। तो इन्हीं सभी पहलुओं पर हमने चर्चा की, और इसी तरह के और विषयों पर आगे भी हम बातचीत करते रहेंगे। और आप अगर इस विषय में और भी कुछ जानना चाहें, अपने सवाल लिख सकते हैं हमें, हम इस तरह के और भी मुद्दों पर दोबारा बातचीत कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और हमारे पेज को भी लाइक करें और इसे फॉलो करें। इस तरह के विषयों पर हम लगातार बातचीत करते रहेंगे, और फिर आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी इसी फेसबुक लाइव के ज़रिए। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और शुक्रिया इस लाइव को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।